नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करना है, हाउ कैन पार्टीज बी रीफॉर्म्ड। पिछले वाले क्लास में आपने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज के पास कुछ चैलेंजेज होते हैं, उनके पास कुछ समस्याएं होते हैं। तो हम लोग इसमें देखने वाले हैं कि उस समस्या को कैसे दूर किया जा सके और पार्टी अपने आप को कैसे रिफॉर्म कर सके। रिफॉर्म करने का मतलब, कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि पार्टी अपने आप को कैसे बेहतरीन कर सकता है, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें लिखा गया है कि देयर आर सम एफर्ट्स एंड सजेशंस इन आवर कंट्री टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज एंड इट्स लीडर्स। कहने का मतलब हमारे भारत में, यानी कि हमारे इंडिया में पॉलिटिकल पार्टी को यदि ठीक करना है, यानी कि आप चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी बढ़िया से काम करे, तो उसके लिए कुछ सजेशंस हैं, कुछ एफर्ट्स हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टी को लगाने चाहिए अपने आप को ठीक करने के लिए। उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सम एफर्ट्स। पहले हम लोग कुछ एफर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर पॉलिटिकल पार्टी को क्या एफर्ट लगाने चाहिए अपने आप को रिफॉर्म करने के लिए, यानी कि अपने आप को ठीक करने के लिए। तो पहला एफर्ट इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, देखा जाए बहुत ध्यान से। पहले एफर्ट के बारे में बात करेंगे, फिर सजेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एफर्ट मतलब क्या वो कर सकते हैं, और सजेशन मतलब जो हम लोग उसको सजेस्ट करेंगे कि हाँ आप ये करो तो आपका पार्टी ठीक रहेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग एफर्ट के बारे में बात करते हैं। पहला एफर्ट इसमें है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंडेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। देखो कई बार ना, पहले क्या होता था, पहले होता यह था ना कि एमएलए या फिर एमपी को हम लोग वोट देते थे, वो इलेक्शन जीत जाते थे और जीतने के बाद वो पार्टी चेंज कर देते थे। ऐसा कई बार होता था। यानी कि मान लीजिए कि हमने किसी पार्टी के लीडर को वोट दिया, हमने ये मान के वोट दिया कि आदमी अच्छा है या हमारे लिए काम करेगा, वो चुनाव जीत भी गया, लेकिन वो क्या किया, चुनाव जीतने के बाद पार्टी को चेंज कर लिया। तो यदि ये मतलब ये पार्टी चेंज ना कर सके, इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडेड किया गया है, यानी कि संशोधन किया गया, उसमें चेंज किया गया है। मतलब अब हमारे संविधान में ऐसा कानून बना हुआ है कि यदि कोई एमएलए या फिर एमपी पार्टी को चेंज करता है तो उसके लिए उसको कुछ शर्त मानने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि इस पार्टी से निकले उस पार्टी में चले गए और मंत्री बन गए, ऐसा नहीं। और यदि ऐसा कोई करेगा, उसके लिए कुछ नियम कानून है, कुछ प्रोसीजर है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। आगे, दिस वॉज डन बिकॉज मैनी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर इन्वॉल्व्ड इन डिफेक्शन इन ऑर्डर टू बिकेम मिनिस्टर्स और फॉर कैश रिवॉर्ड्स। कई बार क्या होता है ना, पार्टी का बड़ा लीडर बोलता है एमएलए और एमपी को कि तुम इधर आओ, तुमको इतना पैसा दे देंगे, तुम हमारे पार्टी में शामिल हो जाओ, तुमको मिनिस्टर बना देंगे, तुम हमारे पार्टी में शामिल हो जाओ, तुमको हम इस डिपार्टमेंट का हेड बना देंगे। तो इस लालच में कई बार पहले एमएलए और एमपी पार्टी को चेंज कर देते थे। तो ये चीज़ ना हो सके, ये गलत था, इसलिए हमारे संविधान में इसको लेकर बदलाव किया गया है। अच्छा, यहाँ पे ना एक वर्ड इस्तेमाल हुआ, आपने गौर किया होगा, डिफेक्शन। अब ये डिफेक्शन का मतलब क्या, थोड़ा सा इसके बारे में आपको समझाते हैं। हालांकि इसका मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ेंगे आप समझ में आ जाएगा आपको। डिफेक्शन का मतलब होता है चेंजिंग पार्टी फ्रॉम दी पार्टी ऑन विच अ पर्सन गोट इलेक्टेड टू अ डिफरेंट पार्टी। यानी कि जिस पार्टी में आपने चुनाव जीता, उस पार्टी को आपने छोड़ दिया और दूसरे पार्टी में आप जाके शामिल हो गए, इसी को हम लोग कहते हैं डिफेक्शन। तो डिफेक्शन ना हो सके, यानी कि पार्टी चेंज ना किया जा सके, इसके लिए हमारे संविधान में चेंजेज किए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और पहले ऐसा होता इसलिए था ना, क्योंकि लालच दे दिया जाता था उनको कि आओ तुमको इतना पैसा दे देंगे, तुमको मिनिस्टर बना देंगे, इसलिए लोग लालच में पार्टी बदल भी लेते थे, ठीक है। आगे, नाउ द लॉ सेज दैट इफ एनी एमएलए और एमपी चेंजेस पार्टीज, ही और सी विल लूज दिस सीट इन द लेजिस्लेचर। सोचो कितना अच्छा कानून बना दिया गया हमारे संविधान में। ये कहा कि यदि कोई एमएलए और एमपी पार्टी चेंज करता है चुनाव जीतने के बाद, जैसे मान लीजिए किसी एमपी को हमने वोट दिया, वो जीत गया और वो पार्टी चेंज कर दिया, तो अब हमारा नियम ये कहता है कि यदि कोई आदमी अपने पार्टी को चेंज करता है तो वो एमएलए और एमपी नहीं रहेगा, वो अपना सीट खो देगा। फिर अगले बार जब चुनाव होगा तब आप चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन यदि आप पार्टी चेंज करते हैं फिलहाल, तो आप एमएलए और एमपी नहीं रहेंगे। बात समझ आ रही है? तो क्या बताइए, ये चीज़ सही था या गलत था? मतलब ऐसा कानून आना सही था या गलत था? बिल्कुल सही था, क्योंकि लोग पहले क्या करते थे, लालच में दूसरे पार्टी में जाके मंत्री बन जाते थे, पार्टी चेंज हो जाता था, ऐसे डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाता, ऐसे डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं रहता। इसीलिए हमारे संविधान में बदलाव ये किया गया कि यदि कोई आदमी, यानी कि एमएलए एमपी यदि पार्टी चेंज करता है तो वो एमएलए और एमपी नहीं रहेगा। कब बनेगा? फिर जब अगली बार चुनाव होगा, लोग वोट देंगे तो बनेगा, नहीं देंगे तो नहीं बनेगा। सिंपल, ऐसा होना भी चाहिए था। आगे, दिस न्यू लॉ हैज हेल्प्ड ब्रिंग डिफेक्शन डाउन। तो ये जो नया कानून बना, ये डिफेक्शन को कम कर दिया।
मतलब कि जो पार्टी बदलते थे इसको ये कम कर दिया। इसीलिए आज आप देखते होंगे कि बहुत कम एमएलए और एमपी ऐसे हैं जो पार्टी बदलते हैं, क्योंकि उसको डर है ना, पार्टी बदलेंगे तो जो एमएलए हैं और एमपी हैं वो भी उससे हाथ धो देंगे, इसलिए कोई आज पार्टी चेंज नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला एफर्ट हो गया। दूसरा एफर्ट क्या है भाई, इसके बारे में भी देखो। द सुप्रीम कोर्ट हैज पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। सुप्रीम कोर्ट समय समय पर ये कानून निकालते रहते हैं कि चुनाव में उनको नहीं खड़ा करना है जिनके पास जो मनी का इस्तेमाल ज़्यादा करता हो या फिर जो क्रिमिनल है। बात समझ में आ रही है? मतलब ये हो गया कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली पार्टी के बड़े बड़े लीडर को ये आदेश देती है कि आप किसी भी ऐसे इंसान को चुनाव में खड़ा मत करो, चुनाव मत लड़वाओ जो पैसे का इस्तेमाल ज़्यादा करता है और जो क्रिमिनल है जिसके ऊपर केस चल रहे हैं, ऐसे आदमी को चुनाव में खड़ा मत करो। लेकिन हकीकत तो ये है कि ऐसे आदमी को भी चुनाव में खड़ा किया जाता है ताकि पैसे दिखाकर या फिर दबदबा दिखाकर वोट अचीव किया जा सके और पावर में आया जा सके। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। नाउ इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शंस टू फाइल एन एफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम। पहले क्या होता था ना कि पार्टी उस इंसान को भी चुनाव में खड़ा कर देती थी जो क्रिमिनल होता था, जो पैसे का इस्तेमाल ज़्यादा करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये बड़ा ख़राब लगा, उनको लगा कि यार जो आदमी क्रिमिनल है यदि वो चुनाव जीत जाएगा तो लोगों का भलाई करने के बजाय लोगों का और हानि करेगा। इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट ने एक नियम क्या निकाल दिया है, नियम ये निकाला है कि जो भी आदमी यानी कि जो भी चुनाव लड़ेगा, जो भी कैंडिडेट होगा खास करके, उसको ना एक एफिडेविट देना पड़ेगा। एफिडेविट का मतलब होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपको ये लिखना पड़ेगा कि आपके पास कितने ज़मीन है, कितना प्रॉपर्टी है, कितना पैसा है, कितना धन संपत्ति, हीरा मोती, कितना कुछ आपके पास है, सब उसमें लिखना पड़ता है। इससे यह पता चलता है कि इस इंसान का स्टेटस क्या है, अमीर है कि गरीब है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये इन्फॉर्मेशन पब्लिकली होता है। पब्लिकली मतलब गवर्नमेंट के वेबसाइट पे रहता है, आप भी जाके उसको पढ़ सकते हैं, कोई भी इसको पढ़ सकता है, कोई भी इसका एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे कि जो भी आदमी कैंडिडेट बनता है या फिर जो चुनाव लड़ता है, उन सभी इंसानों को एक एफिडेविट फाइल करना पड़ता है। एफिडेविट मतलब एक डॉक्यूमेंट भरना पड़ता है जिसमें अपना पूरा प्रॉपर्टी का जायजा देना होता है। और वो रिपोर्ट किसको देता है? बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देता है कि भैया देखो हमारे पास इतना गाड़ी है, इतना धन है, इतना संपत्ति है, इतना ज़मीन है, इतना घर है, सब उसमें दिख जाता है। आप पढ़ना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पे जाओ, गवर्नमेंट के वेबसाइट पे, और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि किस विधायक के पास या फिर किस मंत्री के पास कितना संपत्ति है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। आगे, दिस सिस्टम हैज मेड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू दी पब्लिक। और ऐसा इसलिए किया गया था ताकि गवर्नमेंट को भी पता चले कि किसके पास कितना संपत्ति है, पहला बात ये। और दूसरा बात ये कि आदमी अपने लीडर के बारे में जान सके कि हमारे लीडर के पास कितना संपत्ति है। जैसे मान लीजिए कि हमारे जगह का जो विधायक है या फिर जो सांसद है, यानी कि एमएलए और एमपी जो है, यदि उसके प्रॉपर्टी उसके पास कितना है, यदि आपको जानना है तो सीधा आप गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाओ, सर्च करो अपने एमएलए एमपी का नाम, पूरा आपको पता चल जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे जाओ, आपको पता चल जाएगा। तो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आम आदमी को भी अपने लीडर के बारे में पता हो कि आपका लीडर कितना पढ़ा लिखा है, कितना संपत्ति है ना, ये सब आपको पता रहे। तो एफिडेविट का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या होता है? अ साइंड डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू एन ऑफिसर वेयर अ पर्सन मेक्स अ सोन स्टेटमेंट रिगार्डिंग हर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली एफिडेविट एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपका पर्सनल सारा कुछ लिखा हुआ रहता है कि आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम, माता का नाम, संपत्ति कितना है, गाड़ी कितना है, सब कुछ उसमें लिखा रहता है। और ये बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये रिपोर्ट जाता है। ठीक है, चलिए हमारा हो गया सेकेंड एफर्ट। और थर्ड एफर्ट क्या है भाई पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म करने का, उसको भी देख लेते हैं। थर्ड एफर्ट है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि ECI शॉर्ट में हम लोग उसको कहते हैं, पास एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। अब देखो इसमें ना एक बात यहाँ भी ये भी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर पार्टी के लीडर को ये कहती है कि आपके पास जितने MLA और MP हैं, यदि आप चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े तो उन सभी को कहो कि वो अपना एक इनकम टैक्स का फाइल सबमिट करे, किसके पास?
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। अच्छा एक बात ना, आपको यहाँ पे आप बेसिकली जवाब देना, ठीक है। आपसे सवाल ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर एमएलए या फिर एमपी से इनकम टैक्स रिटर्न का फाइल क्यों मांगता है? इसलिए मांगता है ताकि ये पता चल सके कि जो आदमी चुनाव में खड़ा हो रहा है वो एक अच्छा नागरिक है कि नहीं। अच्छा नागरिक कहने का मतलब कि वो टैक्स भरता है कि नहीं। तो यहाँ पे ना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस चीज़ को कंपलसरी कर दिया है कि जो भी आदमी चुनाव लड़ेगा, यानी कि जो भी आदमी एमएलए और एमपी के लिए चुनाव लड़ेगा, उसको एक इनकम टैक्स का रिटर्न, मतलब इनकम टैक्स वो भरता है उसका फाइल किसको देना पड़ेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना पड़ेगा, ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये जान सके ये एक रिस्पॉन्सिव सिटीजन है कि नहीं है, यानी कि टैक्स भरता है कि नहीं भरता है। ठीक है, आगे द पार्टीज हैव स्टार्टेड डूइंग दिस बट समटाइम्स इट इज मेयरली फॉर्मेलिटी। कोई कोई पार्टी इसको सीरियसली लेते हैं, लेकिन कोई कोई पार्टी इसको एक बस फॉर्मेलिटी समझ लेते हैं, कोई तो नहीं भी करता है। हाँ, हालांकि आप जरा सोचो, हमारे इंडिया में ऐसे ऐसे एमएलए एमपी है जिनके पास करोड़ों का संपत्ति है और वो टैक्स नहीं भरते हैं, तो क्या उसको चुनाव में लड़ने के लिए दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। इसलिए कोई भी कई बार इसको ऐसे भी लोग नकार देते हैं और कई बार ये सीरियसली भी लोग लेते हैं। लेकिन यहाँ पे सख्त किसको होना चाहिए? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सख्त होना चाहिए, क्योंकि इसमें धांधली बहुत होता है। ठीक है, चलो, तो ये एफर्ट थे जिसको यदि किया जाए तो पॉलिटिकल पार्टी हमारा ठीक हो सकता है, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी बेहतर काम कर सकता है। अब हमारे पास कुछ सजेशन है। सजेशन मतलब हम सजेस्ट कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी को कि भैया तुम ये करो तो तुम्हारा काम और अच्छा हो जाएगा। कुछ सजेशन है, चलो सजेशन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर हम लोग क्या सजेशन उसको दे सकते हैं। पहला सजेशन ये है कि अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। एक ऐसा कानून बनना चाहिए जिस कानून के तहत पॉलिटिकल पार्टी का जो इंटरनल अफेयर है वो सॉल्व हो सके। कई बार आप देखते होंगे कि पॉलिटिकल पार्टी टूट जाता है, दूसरा पार्टी बन जाता है टूट के। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दो विचार अलग अलग हो जाते हैं। तो बेसिकली ऐसा कानून होना चाहिए जिसमें ये साफ साफ लिखा रहे कि पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो भी इंटरनल अफेयर है, उनके जो भी मामले हैं, उनको वहीं पे समझा लिया जाए, उनको वहीं पे ख़त्म कर लिया जाए, पार्टी वार्टी को तोड़ा ना जाए। कहने का मतलब पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो भी अपना आपसी मामला है उसको सॉल्व करने का एक नियम कानून होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? पहला ये था हमारा। दूसरा इसमें यह है पॉइंट कि इट शुड बी मेड कंपलसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ इट मेंबर्स। यानी कि हर पॉलिटिकल पार्टी को एक रजिस्टर ऐसा जरूर रखना चाहिए जिसमें उसके सारे मेंबर का नाम लिखा हुआ हो कि हमारे कौन मेंबर नए बन रहे हैं, कौन मेंबर नए जो पुराने थे वो हट रहे हैं, ये सब इनको रखना चाहिए अपना। टू फॉलो इट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। हर पार्टी का अपना खुद का एक संविधान होता है। संविधान कहने का मतलब हर पार्टी का अपना अलग अलग आइडियोलॉजी होता है, उस आइडियोलॉजी पर उसको चलना चाहिए। ठीक है। टू हैव एन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, यानी कि उनके पास अपना खुद का पावर होना चाहिए। खुद का पावर मतलब यहाँ पे इंडिपेंडेंट अथॉरिटी का मतलब ये है कि उनको अपना खुद का समझ सूझबूझ होना चाहिए। टू एक्ट एज अ जज इन केस ऑफ पार्टी डिस्प्यूट्स। यदि मान लीजिए पार्टी के बीच में कोई झगड़ा वगड़ा हो जाता है पार्टी के मेंबर के बीच में, तो जो पार्टी का लीडर है वहाँ पे आके एक तरीके से जज का काम करे कि हाँ भैया क्यों लड़ रहे हो, मत लड़ो, इस तरीके का। लेकिन ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। यदि थोड़ा सा मतभेद होता है तो लोग पार्टी को ही छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, बात करके मामला सुलझा लेना चाहिए। एंड टू होल्ड ओपन इलेक्शंस टू द बिगेस्ट या फिर हाईएस्ट पोस्ट। और खास करके पॉलिटिकल पार्टी के अंदर एक ना उसका आपसी चुनाव होना चाहिए कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस प्रकार का। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो पार्टी के बड़े लीडर होते हैं वो जो सोच लेते हैं वही हो जाता है। लेकिन क्या ऐसा होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। बेसिकली एक पार्टी के अंदर भी इलेक्शन होना चाहिए, जनरल इलेक्शन होना चाहिए, यानी कि वोटिंग होना चाहिए कि किसको कौन सा पोस्ट देना चाहिए। ठीक है, ये सब हमारा सजेशन है। यदि पॉलिटिकल पार्टी मान ले तो बेहतर है और अच्छा काम कर सकती है। अगला सजेशन क्या है भाई, देखा जाए, इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव टिकट्स अबाउट 1/3 टू वुमेन कैंडिडेट्स। टिकट्स का मतलब ये है बेसिकली कैंडिडेट बनाना। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टी को कम से कम ये कोशिश करना चाहिए कि 1/3 कैंडिडेट किसको बनाया जाए? महिलाओं को बनाया जाए। कहने का मतलब 3 कोने में से एक कोने महिलाओं को कैंडिडेट बनाया जाए ताकि वो भी चुनाव लड़ सके और वो भी पावर में आ सके। लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करता नहीं है। अक्सर आपने देखा होगा हर पॉलिटिकल पार्टी में कि महिलाओं का संख्या कम होता है, पुरुषों का संख्या
ज़्यादा होता है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों का लगभग थोड़ा सा बराबर भी नहीं तो कम से कम आप 1/3 तो कर दो, यानी कि 3 कोने में से कोई एक कोना जो है वो महिलाओं को दे दो बेसिकली कि हाँ भैया चलो महिलाओं को भी है, आप भी यहाँ पे चुनाव लड़ सकते हैं। इस तरीके का ये बेसिकली सजेशन है जो हम लोग दे सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी को। तो आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली देयर शुड बी अ कोटा फॉर वुमेन इन द डिसीजन मेकिंग बॉडीज ऑफ द पार्टी। पार्टी के अंदर यदि कोई डिसीजन लिया जाता है तो महिलाओं को भी शामिल नहीं किया जाता, तो महिलाओं को शामिल करना चाहिए ना, यानी कि ऐसा कोटा होना चाहिए। कोटा मतलब ऐसा कुछ प्रावधान होना चाहिए, ऐसा कानून होना चाहिए जहाँ पे यदि कोई पार्टी डिसीजन लेती है तो महिलाओं को भी उसमें रोल हो, है ना। ऐसा नहीं कि पार्टी के केवल मेन सारे मिलकर डिसीजन ले रहे हैं, महिलाओं को छोड़ दे रहे हैं, महिलाओं से पूछ भी नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बेसिकली महिलाओं को भी डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेना चाहिए और उनको ऐसा मौका देना भी चाहिए। थर्ड सजेशन क्या है देखा जाए, थर्ड सजेशन ये है कि देयर शुड बी स्टेट मतलब गवर्नमेंट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस। द गवर्नमेंट शुड गिव पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस। इसमें यह कहा जा रहा है बेसिकली कि आप देखते हैं कि जब चुनाव होता है तो पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी के पास पैसा ज़्यादा होता है वो तो चुनाव लड़ लेते हैं, वो तो अच्छी तरीके से प्रचार प्रसार कर लेते हैं। लेकिन जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास पैसा नहीं होता, क्या वो चुनाव को उतना प्रचार कर पाते? चुनाव में नहीं कर पाते। तो बेसिकली एक थोड़ा सा ऐसा कुछ कानून बनना चाहिए जहां पे पार्टी को पैसा दे। कौन दे? गवर्नमेंट दे कि हाँ आप ये पैसा लो, जो आपका चुनाव में खर्च हो आप वो खर्च करो। आपको खर्च कौन देगी? गवर्नमेंट देगी। ऐसा होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो बेनिफिट किसको मिलेगा बताओ? छोटे मोटे पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी हैं जिनके पास पैसा ना होने के वजह से वो चुनाव नहीं लड़ पाते हैं, प्रचार प्रसार नहीं कर पाते हैं। तो उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट को बेसिकली पैसा देना चाहिए। गवर्नमेंट ये करे कि हाँ भाई तुम्हारे पास ये पार्टी है, तुम इतना पैसा लो और अपना चुनाव लड़ो, ठीक है। ऐसा गवर्नमेंट को करना चाहिए। दिस सपोर्ट कुड बी गिवन इन काइंड लाइक पेट्रोल, पेपर, टेलीफोन एटसेट्रा। गवर्नमेंट चाहे तो मनी देकर भी कर सकती है, या फिर गवर्नमेंट चाहे तो चुनाव में जो पेट्रोल खर्च होता है, जो पेपर खर्च होता है, जो टेलीफोन का बिल होता है, ये सब कौन दे दे? गवर्नमेंट दे दे। यानी कि बेसिकली गवर्नमेंट को भी सहायता करना चाहिए चुनाव के वक्त में। किसको करना चाहिए? गवर्नमेंट को करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए, ठीक है। आगे आप देखते हैं जब चुनाव होता है तो कितना एक एक लीडर के पीछे गाड़ी कितना चलता है, एकदम काफिला चलता है पूरा। उसमें पेट्रोल बहुत खर्च होता है, डीजल खर्च होता है, पेपर बहुत लगते हैं, पेपर मतलब पेपर वर्क बहुत सारे होते हैं, उसमें टेलीफोन का खर्चा होता है। तो ये सब बेसिकली गवर्नमेंट को प्रोवाइड कर देना चाहिए ताकि उसको कुछ बेनिफिट मिल सके। ऑल्सो दिस सपोर्ट कुड बी गिवन इन कैश ऑन द बेसिस ऑफ वोट्स सिक्योर्ड बाय द पार्टी इन द लास्ट इलेक्शन। तो वही बात हमने कहा था, गवर्नमेंट चाहे तो पार्टी को पेट्रोल, डीजल, पेपर, टेलीफोन इन सब से सुविधा दे सकती है, या फिर चाहे तो कुछ कैश भी दे सकती है इस बेसिस पे कि पिछले बार चुनाव में उन्होंने वोट कितना अचीव किया था। यदि वोट पिछले बार उन्होंने ज़्यादा अचीव किया था तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, वोट कम अचीव किया था तो पैसा कम मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ सजेशन थे जो पॉलिटिकल पार्टी को यदि फॉलो किया, मतलब पॉलिटिकल पार्टी यदि मान ले तो अच्छा रहेगा उनके लिए, ठीक है। लेकिन हमारे पास ऐसे दो और ऐसे तरीके हैं जिससे पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को रिफॉर्म कर सकती है। वो कौन कौन सा है जरा देखा जाए। देयर आर 2 अदर वेज इन विच पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म्ड। हमारे पास 2 ऐसे और तरीके हैं जिससे पॉलिटिकल पार्टी को ठीक किया जा सकता है। पहला क्या है देखा जाए, पीपल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड दिस कैन बी डन थ्रू पिटिशंस, पब्लिसिटी एंड एजिटेशंस। देखो कई बार आपने देखा होगा कि पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ ना प्रेशर लग जाता है। प्रेशर कहने का मतलब ये है कि कई बार पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कुछ लोग नारेबाजी करने लग जाते हैं। आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी अच्छा काम नहीं करती है तो लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाने लगते हैं, फलाना पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, इस प्रकार का आवाज़ लगने लग जाता है। तो ये जो बेसिकली आवाज़ उठ रहा है एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी पे क्या पड़ रहा है? प्रेशर पड़ रहा है। और जब पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर प्रेशर आता है तो अच्छी तरीके से काम करती है। तो यानी कि प्रेशर बढ़ाकर भी हम लोग पॉलिटिकल पार्टी को ठीक करवा सकते हैं। आप पिटीशन करो, पिटीशन मतलब केस फाइल कर दो पार्टी के खिलाफ, मूवमेंट चलाओ, आंदोलन करो, प्रोटेस्ट करो, इन सभी से करके पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होता है और पॉलिटिकल पार्टी फिर अपने आप को सुधार लेती है, ठीक है। आगे ऑर्डिनरी सिटीजन्स, प्रेशर ग्रुप्स का मतलब वही लोग जो बेसिकली प्रेशर उस पर डालते हैं पार्टी के ऊपर प्रोटेस्ट करके। तो ऑर्डिनरी सिटीजन यानी कि आम आदमी, प्रेशर ग्रुप, मूवमेंट्स एंड द मीडिया
कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। तो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी का प्रेशर क्रिएट करने में जो सबसे बड़ा योगदान होता है वो किसका होता है? आम आदमी का होता है, प्रेशर ग्रुप का होता है, आंदोलन का होता है, और सबसे बड़ी बात मीडिया का होता है, क्योंकि आखिरकार चैनल न्यूज़ का तो हर कोई देखता है। तो यदि मीडिया थोड़ा साथ दे दे, आम आदमी साथ दे दे, तो पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर बनाया जा सकता है, और जब प्रेशर बनेगा तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप को सुधारेगा, अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो प्रेशर बनाने का सिंपल सा मतलब ये है कि पार्टी के खिलाफ प्रोटेस्ट करो, नारेबाजी लगाओ, मुर्दाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाओ, अपने आप पार्टी अपने आप को सुधार लेगा। वो खुद देखेगा कि हाँ मेरे अंदर में कुछ तो कमी है, तभी तो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, फिर अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को निखार लेता है। ठीक है, तो आगे, इफ पॉलिटिकल पार्टीज फील दैट दे वुड लूज पब्लिक सपोर्ट बाय नॉट टेकिंग अस रिफॉर्म्स, सो दे वुड बिकम मोर सीरियस अबाउट रिफॉर्म्स। तो यदि आप प्रेशर क्रिएट करेंगे तो पॉलिटिकल पार्टी को ऑटोमेटिकली ये रियलाइज हो जाता है कि हमारा सपोर्ट क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। और जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट घटता है तो फिर वो घबरा जाता है, तो फिर वो अपने आप काम करने लग जाते हैं। तो यदि पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म करना है, ठीक तरीके से काम करवाना है, तो उसके ऊपर आप प्रेशर क्रिएट कर दो, सिंपल सा। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को सुधार लेता है, अपने आप को निखार लेता है। ये तो हो गया हमारा पहला तरीका प्रेशर क्रिएट करने का, यानी कि प्रेशर क्रिएट करके आप पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा आपका इसमें है कि पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म्ड बाय दोज पीपल हु वांट टू ज्वाइन पॉलिटिकल पार्टीज। द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। इसमें सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि पॉलिटिकल पार्टी को एक और तरीके से सुधारा जा सकता है, रिफॉर्म किया जा सकता है, उसके द्वारा जो पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है। अब एक बात जरा सोचो, कोई आदमी यदि किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है तो ऑब्वियस ही बात है उसके पीछे उसका कुछ विचार रहा होगा। जैसे मान लीजिए कि यदि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑब्वियस ही बात है उस पार्टी को लेकर मेरे अंदर कुछ तो बात रहा होगा, उसका काम हमको पसंद आया होगा, या फिर उसके विचार हमको पसंद आए होंगे, तभी तो उस पार्टी को हम ज्वाइन करना चाह रहे हैं। तो यदि पार्टी को अच्छे अच्छे लोग ज्वाइन करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है पार्टी अपने आप को क्या कर लेगी? रिफॉर्म कर लेगी, यानी कि अपने आप को सुधार लेगी। कहने का मतलब यहाँ पे है कि पार्टी में यदि अच्छे लोग आएंगे, अच्छे विचार वाले आएंगे, तो पार्टी अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, पहला बात वहीं पे लिखा हुआ था, वही लिखा हुआ था। और दूसरा बात इसमें ये कहा गया था कि जितने क्वालिटी वाले आदमी आएंगे पॉलिटिकल पार्टी में, यानी कि जितने साफ सुथरे, जितने ओपन माइंडेड आदमी आएंगे पॉलिटिकल पार्टी में, यानी कि लोगों का जितना पार्टिसिपेशन बढ़ेगा पॉलिटिकल पार्टी में, उतना पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को निखारते चली जाएगी, यानी कि वो अपने आप को इम्प्रूव करते चली जाएगी। और ये डेमोक्रेसी में होना भी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। आगे, इट इज डिफिकल्ट टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज इफ ऑर्डिनरी सिटीजन्स डू नॉट टेक पार्ट इन इट एंड सिंपली क्रिटिसाइज इट फ्रॉम द आउटसाइड। देखो, जब तक आम आदमी पॉलिटिकल पार्टी में पार्टिसिपेट, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी को सुधारने में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, केवल बाहर से ही चिल्लाएगा, केवल बाहर से ही उसका भला बुराई करेगा, तब तक पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को सुधारेगा नहीं। कहने का मतलब यहाँ पे है कि केवल बाहर से आपको चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, बाहर से केवल मुर्दाबाद कहने से कुछ नहीं होने वाला। आप पॉलिटिकल पार्टी को सीरियसली लो, उसके खिलाफ आंदोलन करो, प्रोटेस्ट करो, मतलब थोड़ा सा आप ऐसा समझो कि हाँ ये हमारा ही काम है, तब जाकर पॉलिटिकल पार्टी सुधर सकती है, यानी कि ठीक हो सकती है बेसिकली। और यदि पॉलिटिकल पार्टी ठीक हो रही है, इसका मतलब है कि आपका कंट्री तरक्की के मामले पे जाने वाला है, तरक्की के रास्ते पे जाने वाला है। आखिरकार कहीं ना कहीं हमारा जो गवर्नमेंट चलता है वो पॉलिटिकल पार्टी ही चलाता है। तो यदि पॉलिटिकल पार्टी ठीक होगा तो आपका गवर्नमेंट ठीक होगा, गवर्नमेंट ठीक होगा तो लोगों को अच्छा बेनिफिट मिलेगा, लोगों को अच्छा बेनिफिट मिलेगा तो आपका कंट्री आगे बढ़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, आपका कंट्री आगे बढ़ेगा तो पूरे वर्ल्ड में आपका नाम होगा। तो आखिरकार हमारा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो गया। क्या अब आपको इस टॉपिक में या फिर इस चैप्टर में कहीं पर कोई दिक्कत? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को इस चैप्टर के किसी भी टॉपिक में कहीं पर दिक्कत रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।